हेलो, मैं आर के गुप्ता, प्रवक्ता जीव विज्ञान, राम जानकी इंटर कॉलेज, रामनगर रामोसुफी। आज की इस वीडियो में मैं कक्षा 12 की जीव विज्ञान की इस क्लास में एक यूनिट अनुवांशिकी है, जेनेटिक्स, जिसके अंतर्गत आपका एक अध्याय है वंशागति एवं विविधता का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत या इस चैप्टर में हम वंशागति को पहले पढ़ेंगे। वंशागति क्या है, इसके विषय में हम बात करते हैं। तो पिछली कक्षा में आप लोगों ने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, जैसा कि बताया गया है कि जितनी भी संतानें होती हैं उनमें माता पिता से कुछ मिलते जुलते लक्षण दिखाई पड़ते हैं। वह लक्षण आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं और आनुवांशिक लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं। इस क्रिया को वंशागति कहते हैं। सर्वप्रथम आनुवांशिकी एक विज्ञान है। आनुवांशिक मतलब जेनेटिक्स। तो जीव विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत हम आनुवांशिक लक्षण एवं उसकी वंशागति का अध्ययन करते हैं, उसे आनुवांशिकी कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। तो पहला पॉइंट नोट करते हैं। वंशागति में सबसे पहला पॉइंट आता है आनुवांशिकी। आनुवांशिकी जेनेटिक्स, आनुवांशिकी जेनेटिक्स क्या है? तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिक लक्षणों एवं लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करते हैं, आनुवांशिकी कहलाती है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिक लक्षणों एवं लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करते हैं या किया जाता है, वह क्या कहलाती है? आनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहलाती है। तो ये हो गई जेनेटिक्स की परिभाषा। सर्वप्रथम आनुवांशिकी शब्द बेटसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। सर्वप्रथम आनुवांशिकी शब्द का प्रयोग बेटसन नामक वैज्ञानिक ने आनुवांशिकी शब्द का प्रयोग बेटसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। आनुवांशिकी के जनक की अगर बात करें तो आनुवांशिकी के जनक जो हैं, आनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल, अनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल जी
हैं। अब आनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल जी हैं। ये स्पष्ट करना है कैसे ये हैं, तो इसको स्पष्ट करने से पहले हम एक दो परिभाषाएं और पढ़ते हैं, तब बताते हैं आपको कि आनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल जी कैसे हैं। ये आनुवांशिकी हो गया। अगला पॉइंट आपका होगा आनुवांशिक लक्षण। आनुवांशिक लक्षण, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स, आनुवांशिक लक्षण जिसको कह सकते हैं हम हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। तो वह लक्षण जो माता पिता से संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं, उन्हें आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। वे लक्षण जो जनक से संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं, उन्हें आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। जैसे त्वचा का रंग, बालों का रंग, आँख की पुतली का रंग, ये तो कुछ इम्पॉर्टेंट लक्षण है जिन्हें हम आनुवांशिक कह सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे लक्षण ऐसे हैं जो माता पिता से संतानों में रेगुलर स्थानांतरित होते रहते हैं। हर पीढ़ी में कुछ ना कुछ लक्षण संतानों में प्रविष्ट होते रहते हैं। तो ऐसे लक्षणों को हम क्या कहते हैं? आनुवांशिक लक्षण। अब आनुवांशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाते हैं, इसके विषय में आगे चर्चा होगी। इससे पहले थोड़ा सा एक पॉइंट और पढ़ते हैं। वंशागति किसे कहते हैं? हेरिडिटी। हेरिडिटी, वंशागति। तो जो भी लक्षण आनुवांशिक हैं, उन आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना ही क्या कहलाता है? वंशागति कहलाता है। तो आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में
स्थानांतरित होने की प्रक्रिया, आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होने की प्रक्रिया वंशागति या हेरिडिटी कहलाती है। ये हो गया। तो 3 पॉइंट आपका हो गया। आनुवांशिकी किसे कहते हैं, आनुवांशिक लक्षण और वंशागति। अब हम ध्यान देते हैं, अभी हमने एक पॉइंट बोला कि आनुवांशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। तो आनुवांशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जिस फैक्टर द्वारा, कारक द्वारा स्थानांतरित होते हैं वह जीन्स कहलाते हैं। और सर्वप्रथम जीन्स शब्द जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करने वाला कारक जीन्स कहलाता है। या जीन कहलाता है। तो जीन शब्द या जीन शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने। ठीक। और ये सभी जीन्स गुणसूत्रों पर माला की मोती के समान पाए जाते हैं। जीन्स गुणसूत्रों पर या डीएनए पर माला की मोती की भांति उपस्थित होते हैं। ये हो गई। अब एक पॉइंट हमने पढ़ा कि आनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल जी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आनुवांशिकी से संबंधित जो भी प्रयोग हैं वो ग्रेगर जॉन मेंडल द्वारा किए गए थे, इसीलिए ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। तो अब ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवांशिकी के जनक हैं, इन्हें आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। इन्होंने 1865 के दरमियान बहुत सारे प्रयोग किए। तो ग्रेगर जॉन मेंडल के विषय में थोड़ा हम जानते हैं क्या है। ग्रेगर जॉन मेंडल ऑस्ट्रिया देश के ब्रून नामक शहर में पैदा हुए थे। ये उसी ब्रून नामक शहर में एक गिरजाघर में पादरी थे। पादरी रहते हुए इन्होंने वहीं पर चर्च के बगीचे में अपने प्रयोग किए। इनके कई सारे प्रयोग हैं। हाँ, ध्यान देते हैं प्रयोग के लिए इन्होंने किस चीज़ या किस वस्तु का उपयोग किया था, प्रयोग किया था। इन्होंने अपने प्रयोग के लिए एक मटर का चुनाव किया था जिसका वैज्ञानिक नाम होता है पाइसम सटाइवम। मेंडल ने
मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। इन्होंने आनुवांशिकी से संबंधित कई प्रयोग किए। इन्होंने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चुनाव किया था। जिसका बॉटेनिकल नेम या वानस्पतिक नाम पाइसम सटाइवम होता है। अब मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का ही चुनाव किया। क्यों किया? इसका क्या रीजन था, क्या कारण था? तो ध्यान दीजिए, मटर का पौधा एक वर्षीय पौधा होता है। ये बहुत ज़्यादा लंबा ना होकर के मीडियम साइज का होता है, जिस पर हम आसानी से संकरण करा सकते हैं। इसका पुष्प इस प्रकार से होता है जिसमें केवल स्वपरागण ही हो सकता है, अर्थात अपने आप इसमें स्वपरागण ही होगा, पर परागण की कोई संभावना नहीं होती है। ये उभयलिंगी, इनमें जो पुष्प पाए जाते हैं उभयलिंगी होते हैं। ठीक, इनके अलावा इसमें 7 विपर्यासी तुलनात्मक लक्षण भी पाए जाते हैं। मटर के पौधे में 7 विपर्यासी तुलनात्मक लक्षण पाए जाते हैं, जिसके आधार पर ही मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चुनाव किया था। तो वो 7 विपर्यासी लक्षण कौन थे? तो ध्यान देते हैं हम। सबसे पहला पॉइंट, मटर में जो 7 लक्षण थे उनमें हम लिखते हैं, कॉलम बनाते हैं। लक्षण: प्रभावी डोमिनेंस एंड रिसेसिव अप्रभावी। मतलब बताया गया था, मेंडल ने बताया था कि मटर के पौधे में एक ही लक्षण के 2 रूप पाए जाते हैं, एक प्रभावी होता है तथा दूसरा अप्रभावी होता है। तो पहला पॉइंट हम देखते हैं। पहला पॉइंट, तने की लंबाई। तने की, मटर के पौधे के तने की लंबाई। तो लंबा तना प्रभावी होता है, जबकि इसका विपर्यासी तुलनात्मक लक्षण बौना तना अप्रभावी होता है, ड्वार्फ स्टेम। पहला लक्षण था ये। दूसरा, पुष्प की स्थिति। पुष्प की स्थिति तो अक्षीय स्थिति प्रभावी थी और अग्रस्त, मेन एक्सिस पर जब पुष्प लगता है तो उसे अक्षीय पुष्प कहते हैं, और जब पुष्प मेन एक्सिस के अलावा बगल बगल के शाखाओं पर लगता है तो उसे कहते हैं अग्रस्त। तीसरा, पुष्प का रंग। तो देखा है आप लोगों ने, मटर का पुष्प 2 रंगों में दिखाई पड़ता है।
प्रभावी रूप तो बैगनी होगा, बैगनी रंग का जो पुष्प होता है वो प्रभावी होता है, और सफ़ेद रंग का पुष्प होता है एक मटर में, वो अप्रभावी होता है। प्रभावी और अप्रभावी की से अभी आगे बात करते हैं। चौथा नंबर होगा फली की आकृति। फली की आकृति, फली जानते हैं जिसमें मटर के दाने इकट्ठे रहते हैं, उनको फली कहा जाता है। तो फली की आकृति फूली हुई और संकेंद्रित, पिचकी हुई, फूली हुई, जो हाइब्रिड मटर होती है उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जो फली होती है वो एकदम फूली हुई होती है, और जो देसी मटर होती है उसमें हर बीज के पास फली चिपकी रहती है, अर्थात संकीर्णित रहती है। पांचवा नंबर फली का रंग। फली का रंग हरा, देखा होगा आप लोगों ने, किसी किसी में फली एकदम हरे रंग की होती है और किसी किसी में हल्का पीली या सफ़ेद होती है, सफ़ेद या हल्का पीला। छठा नंबर बीज पत्र का रंग। दाल जिसे बोलते हो, दाल, मटर की दाल अलग अलग जो होती है उसे बीज पत्र बोला जाता है। तो देखा होगा बीज पत्र में ज़्यादातर आपको पीले रंग की दिखाई पड़ती हैं दालें, और कुछ दिखाई पड़ती हैं हरे रंग की। किस रंग की? हरे रंग की। तो पीला होता है प्रभावी, हरा होता है अप्रभावी। सातवां नंबर बीज की आकृति। बीज की आकृति देखा होगा आप लोगों ने कि बीज, कुछ बीज ऐसे होते हैं जो एकदम गोल राउंड, और कुछ बीज ऐसे होते हैं जो झुर्रीदार होते हैं, ब्रिंकलेड। तो इस प्रकार से ये 7 विपर्यासी लक्षण थे मटर में, और इन्हीं 7 विपर्यासी लक्षणों को देखते हुए मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया अपने प्रयोग के लिए। तो ये हो गया, अर्थात मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर का चुनाव क्यों किया, ये 7 विपर्यासी लक्षण थे। अब इसमें आपको पॉइंट मिला प्रभावी और अप्रभावी, तो इसके विषय में चर्चा करते हैं। इसके लिए कुछ मेंडल की वंशावली है, प्रभाषिक शब्दावली, जहां पर इन्होंने प्रभावी, अप्रभावी और होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, एलील्स, जीन्स आदि के विषय में बताया है। तो थोड़ा से ध्यान देते हैं, हम प्रभाषिक शब्दावली पे चलते हैं, उसके बाद जो है मेंडल के प्रयोग पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट हम पढ़ते हैं प्रभाषिक शब्दावली में मेंडल की प्रभावी एवं अप्रभावी लक्षण। तो ध्यान दीजिए, प्रभावी एवं अप्रभावी लक्षण। जब मेंडल ने मटर के पौधे में आर्टिफिशियल रूप से पोलिनेशन कराया, अर्थात कृत्रिम परागण कराया, तो जो पहली पीढ़ी उत्पन्न हुई, F1 पीढ़ी, उसमें कुछ लक्षण उत्पन्न हुए, प्रदर्शित हुए, और कुछ लक्षण प्रदर्शित नहीं हुए। तो जो लक्षण प्रदर्शित हुए उन लक्षणों को मेंडल ने प्रभावी कहा, और जो लक्षण प्रदर्शित नहीं हुआ
उसे क्या कहा? अप्रभावी कहा। मेंडल ने एक प्रयोग भी इसी पर किया था, तो प्रयोग तो बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इसके विषय में पढ़ते हैं। तो जो लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट होता है उसे प्रभावी कहते हैं। जो लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट होता है उसे प्रभावी तथा जो लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होता उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। दूसरा है एलील्स या एलीलोमार्फ। एलील्स या एलीलोमार्फ। एलील्स या एलीलोमार्फ तो किसी लक्षण के लिए उपस्थित विपर्यासी कारक एलील्स कहलाते हैं। किसी लक्षण के लिए जिम्मेदार जीन्स के युग्म विकल्पी एलील या एलीलोमार्फ कहलाते हैं। जैसे लंबे तने के लिए जीन्स मेंडल के अनुसार कैपिटल टी है तथा इसका युग्म विकल्पी के अनुसार कैपिटल टी तथा इसका युग्म विकल्पी भी कैपिटल टी है। अतः यहाँ एलीलोमार्फ कैपिटल टी हो जाएगा। इस प्रकार से ये हो गया एलील्स और एलीलोमार्फ। अब इसी प्रवासिक शब्दावली में अगला पॉइंट आपका आता है होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस, जिसे हम कह सकते हैं समयुग्मजी और विषमयुग्मजी। समयुग्मजी एवं विषमयुग्मजी। होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। तो जब किसी लक्षण के लिए जिम्मेदार जीन्स के दोनों एलील्स समान होते हैं तो उसे समयुग्मजी
या होमोजाइगस कहते हैं। जैसे लंबे तने के लिए कैपिटल टी दोनों एलील्स समान हैं। लंबे तने के लिए स्मॉल तने के लिए, छोटे बौने तने के लिए स्मॉल टी दोनों एलील्स समान हैं। स्त्री के लिए एक्स और एक्स लिंग गुणसूत्र। तो दोनों एलील्स क्या है? समान है। तो जब किसी लक्षण के लिए जिम्मेदार जीन्स के दोनों एलील्स समान होते हैं उसे क्या कहते हैं? समयुग्मजी। अब विषमयुग्मजी किसे कहते हैं? बस वही असमान जब हो जाता है किसी लक्षण के लिए जिम्मेदार जीन्स के दोनों एलील्स यदि असमान होते हैं तो लक्षण विषम युग्मजी कहलाता है। जैसे पुरुष के लिए एक्स और वाई लिंग गुणसूत्र, संकर लंबे तने के लिए कैपिटल टी स्मॉल टी एलील्स। यहां देखिए पुरुष का लिंग गुणसूत्र एक होता है, एक एलील्स एक्स होता है, दूसरा होता है वाई। दोनों एलील्स क्या है? एक दूसरे से भिन्न भिन्न है, अतः यहाँ पर ये विषम युग्मजी कहलाएंगे। संकर लंबे तने में तना तो लंबा है बट उसमें दोनों एलील्स क्या है? भिन्न भिन्न है, तो विषम युग्मजी कहलाएगा। तो आपका ये हो गया एलील्स। जीन्स के विषय में पहले ही बात हो चुकी है। जीन्स शब्द की उत्पत्ति सर्वप्रथम बेटसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो इस प्रकार से ये कुछ प्रवासिक शब्दावलियाँ थी। एक दो पॉइंट और है, जैसे पी पीढ़ी किसे कहते हैं? पी पीढ़ी का मतलब होता है जनक पीढ़ी, पैतृक पीढ़ी, शुद्ध नस्ली पीढ़ी। जनक पीढ़ी या इसी को कह सकते हैं शुद्ध नस्ली पीढ़ी, जिसके दोनों एलील्स क्या हो? समान हो। एक लक्षण के लिए दोनों एलील्स समान हो, उसमें किसी भी प्रकार का कोई जो है एलील्स भिन्न भिन्न ना हो, उन्हें पी पीढ़ी कहते हैं। पी पीढ़ी में कृत्रिम संकरण के पश्चात जो पीढ़ी उत्पन्न होती है, पी पीढ़ी में F1 पीढ़ी, देखिए पी पीढ़ी में कृत्रिम संकरण के फलस्वरूप पी पीढ़ी में कृत्रिम संकरण के फलस्वरूप अगली पीढ़ी उत्पन्न होने वाली अगली पीढ़ी F1 पीढ़ी कहलाती है। इसी प्रकार इससे आगे आने वाली F2 पीढ़ी। तो ये कुछ प्रभाषिक शब्दावलियां थी
जो कि मेंडल के प्रयोग में आती रहेंगी। अब हम आते हैं मेंडल का प्रयोग के विषय में बात करते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मेंडल ने सारे प्रयोग अपने कर लिए थे। इनकी सारे प्रयोग का जो प्रकाशन था, मतलब छपाई, वो एक विशेष प्रकार की पत्रिका में हो गई थी। ब्रून नामक शहर में एक पत्रिका चलती थी, उसी पत्रिका में इनके सारे प्रयोग प्रकाशित हुए थे। लेकिन उस दौरान जैव विकास, डार्विन का जैव विकास एवं लैमार्कवाद दोनों अधिक चर्चा में था, इसलिए इनके मेंडल के प्रयोगों पर किसी भी वैज्ञानिक का ध्यान नहीं गया और ये लगभग 40 साल तक छिपा रहा। सन 1900 में कार्ल कॉरेंस, ह्यूगो डे ब्रिज और सेरमैक नामक वैज्ञानिकों का ध्यान उस पत्रिका पर गया और उन्होंने मेंडल के नियमों का पुनः प्रतिपादन किया। अब मेंडल के कौन कौन से नियम थे, मेंडल के कौन कौन से प्रयोग थे, इन सब की चर्चा हम करते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।